हमारा टॉपिक है वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल, यानी बोर का, नील्स बोर का यह परमाणु मॉडल। तो बोर्स का एटॉमिक मॉडल है क्या? तो देखिए, नील्स बोर यही केमिस्ट थे, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट, प्रोपोज्ड हिज मॉडल इन 1913। नील्स बोर ने प्रस्तावित किया, प्रतिपादित किया हिज मॉडल, यानी उन्होंने एक मॉडल दिया। कब? इन 1913, 1913 में। ठीक है। बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम लाइक हाइड्रोजन He+, Li2+, etc। बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल यानी कि यह प्रयुक्त होता है, यह प्रयुक्त होता है किसके लिए? प्रयुक्त होता है केवल एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, केवल एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, एक इलेक्ट्रॉन पद्धति के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर He+ है। तो He+ कब बनेगा? जब 2 में से एक इलेक्ट्रॉन घटेगा तब, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी रहा। लिथियम की बात करें तो इसके पास, चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 3 होगी। लेकिन हमारे पास क्या है? Li2+। तब बनेगा जब लिथियम से 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन घटेगा। तो 3 - 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? तो Li2+ भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, He+ भी हमारा क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और हाइड्रोजन भी हमारा 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो इस तरह से हमने क्या देखा यहाँ से कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए नील्स बोर का जो यह मॉडल है वह एप्लीकेबल होता है, यह प्रयुक्त होता है। अब देखते हैं एजम्पशन। नील्स बोर का जो यह एटॉमिक मॉडल है उसका एजम्पशन क्या है? इसको कहते हैं एजम्पशंस। यह एजम्पशंस का मतलब क्या होता है? मान्यताएं। क्या क्या इनकी मान्यताएं हैं? यह पोस्टुलेट्स मतलब अवधारणाएं। इनकी मान्यताएं या अवधारणाएं क्या है? यानी कि नील्स का जो यह मॉडल है नील्स बोर का, उसकी मान्यताएं क्या है, चाहे उसकी अवधारणाएं क्या है। तो देखिए, यही चीज़ लिखा गया कि एजम्पशंस और पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो पहला देखिए, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन स्टेशनरी ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो है ना चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। कहाँ पर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन? इन स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब होता है फिक्स ऑर्बिट में, फिक्स एनर्जी वाला ऑर्बिट में। ठीक। इसके बाद से दूसरा है, इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन केवल वहीं पर घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन गमन कर सकता है या चल सकता है, कर सकता है, गमन कर सकता है। ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, केवल उन्हीं कक्षाओं में, फॉर विच, जिसके लिए द एंगुलर मोमेंटम जिसको हम लोग कहते हैं MVR, कैपिटल L कहते हैं कैपिटल इसको, और इसका फार्मूला होता है MVR, इज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। एंगुलर मोमेंटम जो होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है केवल उन्हीं कक्षाओं में, उन्हीं ऑर्बिट्स में जो है ना यह मूव कर सकता है, जिसके लिए, जिन कक्षाओं के लिए एंगुलर मोमेंटम जो है, कोणीय संवेग जो है, एंगुलर मोमेंटम को कहते हैं कोणीय संवेग, हिंदी में कोणीय संवेग, जिसका फार्मूला होता है MVR, उसको दिखाते हैं कैपिटल L से। तो MVR जो है यह क्या? इंटेग्रल मल्टीपल, यानी कि किसी इंटीजर से किसी पूर्णांक से गुणा करेंगे, किस में? h/2π में। दैट इज एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम MVR कर रहे हैं, वो क्या होगा? h/2π। तो यहाँ पर हुआ, यही है इंटेग्रल मल्टीपल n। ठीक है, यही n है जो क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। यह पूर्णांक है, इंटीजर है। तो m क्या है यहाँ? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन यह घूम रहा है, मूव कर रहा है, उस ऑर्बिट का अपना रेडियस होगा, उसकी त्रिज्या होगी, तो वही ऑर्बिट का रेडियस है। इसके बाद n है नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ऑर्बिट की संख्या यानी कक्षाओं की संख्या जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ठीक है, वही है n। अब देखिए, तीसरा पॉइंट है इसका, एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड। ऊर्जा जो है उत्सर्जित या अवशोषित होती है। ऊर्जा जो है उत्सर्जित या अवशोषित होती है। ओनली व्हेन, केवल तभी, ठीक है ना, जब एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल एंड वाइस वर्सा। इस चीज़ को समझते हैं, इसका मतलब क्या? इस चीज़ का जिक्र हम लोग पहले भी कर चुके हैं जब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़े थे, क्योंकि एनर्जी इमिट कब होगा और एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगा। तो मैंने बताया था यहाँ पर कि अगर लोअर से
लोअर से हायर में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है तो यह एनर्जी का क्या होगा, एब्जॉर्ब्ड होगा, एनर्जी यहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्ब्ड होगा। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन जो है ना हायर से लोअर में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर रहा है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल, तो वहाँ पर इमिट होगा, उत्सर्जित होगा, इमिटेड होगा। तो इसलिए लिखा गया एनर्जी इज इमिटेड। तो एनर्जी इमिट कब होता है, जब रिलैक्सेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और एब्जॉर्ब्ड यानी एनर्जी एब्जॉर्ब होता है कब, जब एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसलिए कहा गया कि ये तभी होता है व्हेन, जब एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब वह जंप करता है, एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा यानी कि लोअर से हायर में जाता है। तो यही चीज़ इमिट होता है कब, जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, उत्सर्जित होता है। और एब्जॉर्ब कब होता है, वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब उल्टा, लोअर एनर्जी लेवल से जब हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये जो है रिलैक्सेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पीछे जो है पढ़ा हुआ है। इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एन एटम, मोस्ट स्टेबल स्टेट, अत्यधिक अस्थायी अवस्था, अत्यधिक अस्थायी अवस्था, अस्थायी अवस्था किसका, ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का, यानी कि इलेक्ट्रॉन का अत्यधिक अस्थायी अवस्था इज होता है इट्स ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल स्टेट, यानी कि इसका ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल स्टेट, किसी भी परमाणु का ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल स्टेट उसका क्या होता है, मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है। तो इस तरह से हम जो है अभी देखें एजम्पशन या पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल में एक टर्म आया था स्टेशनरी ऑर्बिट या सेल्स। क्या होता है, तो देखिए कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्टेन फिक्स परमिसिबल ऑर्बिट में वह मूव करते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। इसी ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन कीप्स रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन जो है ना घूमते रहता है, हम इसको क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है या चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है कहाँ, इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहता है कहाँ, अराउंड द न्यूक्लियस, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। कैसे, तो इन सर्टेन फिक्स्ड परमिसिबल ऑर्बिट, न्यूक्लियस के चारों ओर कहाँ पर, तो इन सर्टेन फिक्स्ड परमिसिबल ऑर्बिट, उचित और नियत यानी कि एकदम फिक्स ऑर्बिट में जो है चक्कर लगाता है। वेयर, जहाँ इट डज नॉट गेन और लॉस, इट डज नॉट गेन और लूज एनर्जी। वेयर मतलब हो गया जहाँ यह ऊर्जा का त्याग या ग्रहण, ऊर्जा को ग्रहण, गेन मतलब होता है ग्रहण करना, ग्रहण या त्याग नहीं कर सकता, त्याग नहीं करता, त्याग नहीं करता है। दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, यही ऑर्बिट जो है स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेशनरी सेल्स कहलाते हैं। रही बात कि यहाँ पर यह पॉइंट जोड़ने की क्यों ज़रूरत है, इसी से यह पता चलता है कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का करेक्शन है नील्स बोर का ये एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल इज़ द करेक्शन ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या कहा गया था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। इसी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने उसका जो है खंडन किया और उसने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वेव थ्योरी के द्वारा कहा गया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, चूँकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल, एक आवेशित कण है, लगातार अगर घूमते रहेगा, कहीं पर चक्कर लगाते रहेगा तो उससे लगातार एनर्जी इमिट होगा, यानी कि ऊर्जा का ह्रास होगा, एनर्जी लूज होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम जो है वह डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि एटम अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि एटम जो है वह क्वाइट स्टेबल है, बिल्कुल ही अस्थायी है यह। तो इसलिए यहाँ पर यह इस पॉइंट को जो है ना जोड़ा गया ये स्टेशनरी ऑर्बिट का, कि इलेक्ट्रॉन सीधे चक्कर नहीं लगाता है न्यूक्लियस के चारों ओर, चक्कर तो लगाता है लेकिन ये कहाँ पर, तो वेयर इट डज नॉट गेन और लूज एनर्जी, जहाँ पर जो है ना यह ना तो एनर्जी को गेन कर सकता है ना एनर्जी को लूज कर सकता है। ठीक है, उसी को कहा है स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेशनरी सेल। मतलब स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेशनरी सेल में अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो वहाँ से ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा। तो इस तरह के ऑर्बिट क्या कहलाते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट। चलिए अब एक चीज़ है कि नंबर ऑफ वेव्स इन एन ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब तो जब जब हम कहेंगे तो ये न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ ये जो सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना, ये सर्कुलर पाथ है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्बिट कहते हैं। तो कहा गया कि किसी ऑर्बिट में कितने वेव्स हो सकते हैं, तो उसके लिए जो है ना इसका फार्मूला है सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट बट्टा वेव लेंथ है। सरकमफेरेंस का जैसे मान लेते हैं ये हो गया, तो इसका जो ये गोलाकार जो यह जो है यह बाउंड्री लाइन हुआ,
ये सर्कुलर बाउंड्री लाइन, यही इसका क्या हो गया, सरकमफेरेंस हो गया। और उसके बाद से इलेक्ट्रॉन में चूंकि क्या है वेव नेचर, तो इसके चलते वेव नेचर को डुअल नेचर होता है, तो उसमें से वेव नेचर को अगर देखेंगे तो वेव है तो वेव का क्या होगा, वेवलेंथ होगा। तो वही सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अबट्टा उसका वेवलेंथ, तो एन बराबर सी हो गया सरकमफेरेंस, बाई लेमडा वेवलेंथ। सी को कहते हैं क्या, 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल बाई लेमडा। तो ये हो गया नंबर ऑफ वेव्स इन एन ऑर्बिट। अब देखिए बोर्स के एटॉमिक मॉडल में कुछ चीज़ें, वो क्या सब, अभी बार बार जो है ना रेडियस की चर्चा हो रही थी, जैसे कि न्यूक्लियस के बाद से पहला जो है सर्कल, उसको क्या कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसका भी तो रेडियस होगा ना, इसकी जो चौड़ाई होगी। इसके बाद से ये सेकंड ऑर्बिट या थर्ड ऑर्बिट या फोर्थ ऑर्बिट, ये सब। तो इसी तरह से फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, तो nth ऑर्बिट का, nवां ऑर्बिट का, यानी जनरलाइज करके रेडियस को अगर देखें, इसको हम अगर R1 कहते हैं तो ये क्या हो गया, R2 हो गया, यह क्या हो गया, R3 हो गया, यह क्या हो गया, R4 हो गया। उसी तरह से nवां ऑर्बिट के लिए बात करेंगे तो Rn। तो इसलिए बोर्स के एटॉमिक मॉडल में रेडियस की बात होगी, एनर्जी की बात होगी, क्योंकि स्टेशनरी ऑर्बिट की बात कर लेते हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट का क्या होता है, फिक्स्ड एनर्जी होता है, तो उसका एनर्जी nth ऑर्बिट का, यानी जनरलाइज करके क्या क्या होगा। तो पहला है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट का रेडियस, तो Rn बराबर 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, इसका होता है ये। अब ये सब जो है डेराइव करके भी आगे के लेक्चर्स में ये सब भी आएगा कि ये डेराइव करके ये कैसे आता है इतना, ठीक है। तो अभी आपको जो है ना एज ए रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि बोर्स एटॉमिक मॉडल में जो nth ऑर्बिट का जो रेडियस है वो कितना, तो Rn, n का मतलब क्या हो गया, nth ऑर्बिट का रेडियस 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, चाहे Rn। इसको हम क्या करें, 0.529 को अगर हम यहाँ से राउंड ऑफ करें तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 9 हटेगा, 5 से ज़्यादा है, और ये पीछे वाला में 1 जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.53 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर हम n की बात करते हैं, n क्या है, वही ऑर्बिट नंबर है, n क्या है, ऑर्बिट नंबर, चाहे सेल नंबर की हम बात करेंगे, और z क्या है, तो वह है एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे तो z कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लिथियम के लिए बात करेंगे 3 हो जाएगा, हीलियम के लिए बात करेंगे 2 हो जाएगा z। तो यही सब है। तो ये तो हो गया। तो रेडियस बोर्स एटॉमिक ऑर्बिट का, मतलब बोर्स एटॉमिक मॉडल में nth ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, Rn बराबर 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, चाहे Rn इक्वल टू 0.53 इंटू n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। दूसरा है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, क्योंकि प्रत्येक ऑर्बिट यहाँ पर है, तो प्रत्येक ऑर्बिट का अपना एक फिक्स एनर्जी, ठीक है ना, इसी को स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए एक जनरल फार्मूला है, En इक्वल टू, सबको जो है डिराइव करके लाया जाएगा, और ये रिजल्ट है। तो अभी आपको पहले रिजल्ट याद रखना है। तो En इक्वल टू क्या है, -2.178 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम। लेकिन इसी को किलो जूल पर एटम में, अगर किलो जूल पर मोल में देखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देना पड़ेगा। एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करने के बाद से हमें ये वैल्यू आता है। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। इतना से अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो ये रिजल्ट आता है -1312 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जैसे था वैसे जूल था तो किलो जूल हो गया, और एटम जो है ना मोल में बदल गया है, ठीक है। तो ये जूल था, पहले 1000 से गुना करके फिर उसके बाद से एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किया गया इसको, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, तो किलो जूल पर मोल, यानी अलग अलग यूनिट में। तो En बराबर क्या, -2.178 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम। चाहे इसको किलो जूल पर मोल में लाना चाहेंगे तो En बराबर -1312 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। चाहे इसको एक अलग यूनिट जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। EV का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। EV का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह इस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। EV का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए इसी चीज़ को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ले जाना चाहेंगे तो -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो मैक्सिमम इसी चीज़ का यूज होता है, इसे 3 यूनिट में आपको En दिया गया है, मैक्सिमम इसी चीज़ का यूज होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम का। तो खैर कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ से En बराबर क्या हो गया, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। डेल्टा E की बात करते हैं। डेल्टा E का मतलब क्या हो गया, चेंज इन एनर्जी, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी अलग हो गया, सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी अलग हो गया, थर्ड ऑर्बिट का अलग हो गया, तो किसी 2 लगातार ऑर्बिट का एनर्जी का डिफरेंस देखेंगे तो डेल्टा E बराबर क्या, -2.178 इंटू 10⁻−18 इतना हो गया। और यहीं पर था जेड स्क्वायर बाई, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए तो जेड स्क्वायर बाई
n1² हो जाता है, n के जगह पर खाली यही बदलेगा ना, ठीक है। और उसमें से हम सेकंड ऑर्बिट को जो है ना घटाना चाहते हैं, पहले सेकंड ऑर्बिट का, तो देखिए जरा सा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब चीज़ सेम रहेगा, खाली n के जगह पर n1 और n2 आ जाएगा। तो अगर हम देखना चाहेंगे यहाँ पर तो डेल्टा ई की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, -2.178 10⁻18 z² हो गया, z² तो कॉमन है तो 1/n² बच रहा है, तो 1/ फर्स्ट के लिए बात करेंगे तो n1² और फिर माइनस क्योंकि डिफरेंस होता है तो 1/n2²। और उसके बाद से देखिए ये z² जो यहाँ पर था, ये z² वो z² के यहाँ पर लिख दीजिए, चाहे यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि यह हो गया एनर्जी डिफरेंस, दो लगातार ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस हो गया जूल पर एटम में। अब इसके बाद से कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है nth ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में जो चक्कर लगाता है उसका वेलोसिटी क्या है इलेक्ट्रॉन का, सेकंड ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसका वेलोसिटी क्या है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, तो हमारे पास यहाँ पर nth ऑर्बिट है, n के जगह पर 1 रख देंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हो जाएगा, 2 रख देंगे सेकंड ऑर्बिट के लिए, 3 रख देंगे थर्ड ऑर्बिट के लिए, 5 रख देंगे फिफ्थ ऑर्बिट के लिए। तो Vn क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2.165 × 10⁻6 Z/n मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। तो ये 3 रिजल्ट है आपके पास, रेडियस ऑफ nth बोर्स ऑर्बिट Rn = 0.529 n² Z एंगस्ट्रॉम, इसका एनर्जी ऑफ nth बोर्स ऑर्बिट En = -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट तो Vn = 2.165 × 10⁻6 Z/n, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ सेल्स या ऑर्बिट, यानी कि ऑर्बिट नंबर या सेल नंबर, Z है एटॉमिक नंबर। तो इस तरह से बोर्स एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड हमें ये चीज़ें पता चल गई।